Namaskar friends. As you know, the CCA and Cabinet met this morning and took some important decisions. To brief you more on the decision taken by the Cabinet, we have with us Honorable Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal ji. We have also with us Additional Secretary Agriculture, Mr. Rajiv Ranjan ji. My warm welcome to the Honorable Minister. After the briefing, we will take some questions. Over to sir. बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, सभी मीडिया के मित्रों। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग हुई। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सभी मंत्रियों ने अपनी संवेदना जो मणिपुर में और बालासोर में जो घटनाएं हुई हैं उस पे जिन लोगों ने अपनी जीवन दिया है उनके प्रति अपनी संवेदना, उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उसके बाद दो महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक एग्रीकल्चर के संबंध में, किसानों के संबंध में, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत सुविधाएं दिल्ली और दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी रीजन में उपलब्ध कराने के संबंध में है। सबसे पहले तो कृषि क्षेत्र में हम समय समय पर एमएसपी के दाम निर्धारित करते हैं। जो सीएसीपी के जो रिकमेंडेशंस हैं उस पे आधारित जो एमएसपी के दाम तय होते हैं, उस विषय में आज बहुत महत्वपूर्ण बढ़त किसानों के लिए मंजूरी दी गई है। शायद कई वर्षों में सबसे अधिक बढ़त इस खरीफ के दामों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकृत की गई। जैसा आप सबको अवगत है, प्रधानमंत्री जी ने जो समर्थन मूल्य है ये लागत से 50% कम से कम ज़्यादा होगा, ये निर्णय कुछ वर्ष पहले लिया था और उसके फलस्वरूप समय समय पे एमएसपी निर्धारित की गई है। इस वर्ष की वृद्धि कई वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है और जो अलग अलग किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे काम किया उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा, जिसके फलस्वरूप एक एमएसपी है, एक खाद्य जो फर्टिलाइज़र है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, बीज की कभी कमी ना आए। इन सब अलग अलग निर्णयों के कारण मुझे आपसे बताते हुए खुशी होती है कि ओवरऑल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है खरीफ का वो 285 मिलियन टन यानी 2850 लाख टन जो 18-19 में था वो बढ़ के इस वर्ष का अनुमान है कि 330 मिलियन टन 3300 लाख टन तक जाएगा, यानी 450 लाख टन की वृद्धि इस मात्र 4 वर्षों में। शायद ही कोई देश होगा दुनिया में जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में फूड ग्रेन आउटपुट बढ़ा हो, खासतौर पे कोविड के बाद या यूक्रेन की युद्ध, इस सब के बीच में फर्टिलाइज़र के शॉर्टेजेस, ट्रांसपोर्ट फ्रेट की समस्या, इन सबको जब हम देखते हैं ऐसे विपरीत परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा की भी चिंता की गई और हमारे किसानों की विशेष रूप से चिंता की गई, वो वास्तव में सराहनीय है। और अभी भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की गई है वो वृद्धि अगर हम अलग अलग जो क्रॉप्स देखें उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4 10.4%
वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है, निर्धारित थी पिछले वर्ष, और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार से जो ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। सेसमम सीड जो है, सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है, 8,635 रुपए उसका एमएसपी तय किया गया है। और पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, पैडी की एमएसपी में 7% की वृद्धि की गई है। कॉमन ग्रेड में 2,183 रुपए 2183 प्रति क्विंटल और पैडी ग्रेड ए में 2,203 रुपए प्रति क्विंटल की नए निर्धारित एमएसपी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कापूस में, कॉटन में बहुत बड़े रूप में वृद्धि करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। कॉटन की मीडियम स्टेपल एमएसपी को 8.9 लगभग 9% बढ़ाकर 6,620 किया गया है और लॉन्ग स्टेपल कॉटन को 7,020 यानी 10% की वृद्धि कैबिनेट ने आज स्वीकृति दी है। इन सब कार्यक्रमों के साथ साथ एमएसपी की जो बढ़ती हुई दाम है, इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, चाहे वो बीज हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, जो बिना बढ़त के इतने दुनिया में इतने दाम बढ़ गए, लगभग 3 गुना 4 गुना होने के बावजूद भारत में फर्टिलाइजर के दामों में जरा भी वृद्धि प्रधानमंत्री जी ने होने नहीं दी, जिसके कारण हमारे किसानों को बहुत लाभ मिला। शायद एक एक किसान का लाभ देखने जाए तो हजारों रुपए का लाभ किसानों को सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर दाम ना बढ़ाने से पिछले वर्ष में मिला है। और ये बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की बहुत ही सफल कूटनीति के कारण जिस प्रकार से उन्होंने आज की दुनिया की बहुत ही गंभीर दिक्कत वाली परिस्थितियों के बीच में भारत को पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध हो, इसको जो सुनिश्चित किया वो वास्तव में पूरी दुनिया ने नोट किया है। कई बार हम जैसे WTO वगैरह की मीटिंग्स में जाते हैं या खाद्य सुरक्षा की मीटिंग्स के ऊपर जब चर्चा होती है तो पूरा विश्व आश्चर्यचकित रहता है कि भारत में ना तो खाद की कोई तकलीफ हुई, फर्टिलाइजर की तकलीफ हुई, ना उसके दाम बढ़ने दिए जिससे किसानों को तकलीफ हो, और इसके फलस्वरूप हमारे अन्नदाताओं ने देश में फूड ग्रेन की उपलब्धता सुनिश्चित ही नहीं कही लेकिन वृद्धि भी कही है। 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। पिछले 4 साल में दलहन में लगभग 25% की उत्पादन में वृद्धि हुई है और तिलहन में लगभग 30% की वृद्धि देश के किसानों ने की है। ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा लक्षण है जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के अलग अलग जो योजनाएं हैं, चाहे वो PM किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो कृषि क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में
ऋण उपलब्ध कराने की बात हो, फर्टिलाइजर के दामें ना बढ़ाने की बात हो, समय समय पे अच्छे दामों में बीज मिले किसानों को, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से और बड़े मात्रा में सिंचाई पहुंचाई गई है किसानों तक, देश में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कर दी गई है और किसानों को पर्याप्त अब बिजली मिलने लगी है, बिजली की समस्या नहीं रही। ये सभी अगर हम दृष्टिकोण रखें, होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रधानमंत्री जी की सोच रही है किसानों के प्रति, इस सब को दर्शाता हुआ ये उपलब्धि रही है। मैं ये भी एक आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा कि पहले के दिनों में 2014 तक महंगाई की दर लगभग 10-12% सामान्य मानी जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो औसतम महंगाई की दर है वो 9 वर्षों में आधी से कम हो गई है। कहाँ औसतम 9-10% यूपीए के समय महंगाई रहती थी, अब वो लगभग 4.5% हो गई। तो इससे भी जो बोझा किसानों पे, किसानों के जीवन पे पड़ता है, उसको भी हमने मद्देनजर रखना चाहिए कि एक तरफ एमएसपी इतनी बढ़ रही है, लेकिन महंगाई को हमने जो सक्षम कंट्रोल में रखा है, उसके कारण किसानों की एक्चुअल आमदनी, किसानों की जेब में जो आमदनी जाती है, उसमें वृद्धि करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, खासतौर पे बढ़ते हुए एमएसपी का अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिला है। कम महंगाई में भी एमएसपी में इतनी बड़ी वृद्धि लोगों को, किसानों को जरूर लाभ देगी। मैं इसी के साथ साथ एक विषय पे और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह है जो मुफ्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोग, यानी लगभग 16 करोड़ परिवार, 16-17 करोड़ परिवार, अगर औसतन 5 का एक आंकड़ा पकड़े तो 16-17 करोड़ गरीब या निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को जो मुफ्त में अनाज दिया है, उसके कारण भी गरीब के घर में बहुत सहूलियत पहुंचती है, उनका खर्चा कम होता है, उनकी जेब पे बाहर तकलीफें कम पड़ती हैं। अगर सामान्य रूप में अगर हम देखें, तेलंगाना में 5 किलो चावल हर व्यक्ति के हिसाब से, अगर 5 व्यक्ति हो परिवार में, तो 25 किलो चावल तेलंगाना के गरीब परिवार को मिलता है। अब 25 किलो अगर वो बाजार में खरीदने जाए तो 40 रुपए किलो पे खरीदे तो 1000 रुपए उस परिवार का मासिक खर्चा हो जाएगा, सिर्फ अपने परिवार के चावल खरीदने पे। कोविड के दिनों में तो इसको 2 गुना कर दिया गया, यानी कोविड के दिनों में जब 10 किलो चावल दिया जाता था तेलंगाना के लोगों को, तो सीधा 2000 रुपए का लाभ, बेनिफिट हर गरीब परिवार को, हर निम्न मध्यम वर्ग के परिवार को सीधा मिलता था। अगर अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आते हैं, जिन परिवारों को 35 किलो दिया जाता है, अब 35 किलो का देखें तो सीधा 1700 रुपए मासिक उस परिवार का खर्चा चावल में तेलंगाना में बचता है। और ये स्थिति कर्नाटक की है। 5 किलो चावल जब कर्नाटक में हर परिवार को दिया जाता है, गरीब परिवार को 5 किलो प्रति व्यक्ति, यानी 25 किलो कर्नाटक के हमारे गरीब परिवारों को, निम्न मध्यम वर्ग परिवार को दिया जाता है, तो सीधा 1000 रुपए मासिक उस परिवार को लाभ मिल रहा है। कोविड के दिनों में वहां भी 2000 रुपए का लाभ हर परिवार को मिला। 28 महीने तक ये लाभ उनको मिलता रहा, 28 महीने तक। अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो बेनिफिशियरीज है, लाभार्थी हैं, उनको आज भी 1700 रुपए तक का लाभ, 35 किलो जब चावल मिलता है तो सीधा उनके जेब में बचत होती है। और ये आंध्र प्रदेश ले लो, पूर्वोत्तर के राज्य ले लो, सब में
सीधा 1,000 रुपए का लाभ हर परिवार को पहुंच रहा है। तमिलनाडु में भी 5 किलो जब चावल पहुंचता है प्रति व्यक्ति और 25 किलो प्रति परिवार और 35 किलो प्रति अंत्योदय अन्न योजना के तहत बेनिफिशियरी को, तो सीधा 1,000 रुपए उनकी जेब में बचत होती है। पश्चिम बंगाल में 3 किलो चावल 2 किलो गेहूं के हिसाब से अगर हम देखें तो परिवार को जब 5 के औसतन मैं ले रहा हूं 5 का परिवार, तो सीधा 900 रुपए पश्चिम बंगाल के हर परिवार को हर महीने बचता है। कोविड के दिनों में उनका भी 1,800 रुपए प्रति महीना 28 महीने तक बचा। ये एक मैं सिर्फ दर्शाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक संवेदनशील सरकार चलाई, जिसने सामान्य तौर पे हर महीने 2 लाख करोड़ रुपए से, हर साल 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त में अनाज देने में पूरा भार 100% भार केंद्र सरकार के ऊपर लिया। और कोविड के दिनों में तो अधिक 4 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अधिक खर्चे किए। ये एक प्रकार से किसानों को भी लाभ मिले, किसानों को सही दाम मिले, एमएसपी अच्छी मिले, उनके घर में भी खुशहाली आए और 80 करोड़ भारतवासियों को भी महंगाई या महंगा अनाज बाजार से ना खरीदना पड़े, वो भी जो सहूलियत दी है, ये एक प्रकार से उनके संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय देता है। मुझे लगा थोड़ा के निर्णय के बारे में आपसे शेयर करूं कि इसका कितना बड़ा प्रभाव देश में पड़ता है, जिससे सामान्य परिवार मुक्त हो जाता है अपने रोजमर्रा की जरूरतों से और अब वो देश की आशाएं, अपेक्षाएं और आकांक्षा लेके और अच्छे भविष्य के लिए मेहनत करता है। युवा युवती काम करना चाहते हैं और देश इसीलिए देश की दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसी के साथ साथ और हम में से यहाँ उपस्थित सभी कई अधिकांश दिल्ली के पत्रकार भाई बहन हैं, हम सब जानते हैं मेट्रो का कितना बड़ा लाभ दिल्ली वासियों को मिला है। आज कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो मेट्रो की कनेक्टिविटी लगभग 28.5 किलोमीटर हरियाणा में गुरुग्राम में बढ़ाने का कार्यक्रम है, जो सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो को पहुंचाएगा और साथ में एक स्पर, एक 1.5 किलोमीटर लंबा अलग लाइन, साइड की लाइन स्पर लाइन बोलते हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगी मेट्रो से। ये लगभग 5,453 करोड़ रुपए की लागत से 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जिससे हमारे हरियाणा के खासतौर पे गुरुग्राम के लोगों को तो बहुत बड़ा फायदा होगा ही। लगभग 7.5 लाख अनुमानित है रोज यातायात करेंगे इस मेट्रो लाइन पे, जो इसका लाभ लेंगे और इसके फलस्वरूप अनुमानित है कि जो गुरुग्राम है उस क्षेत्र में आईटी सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर, देश और विदेश की कई कंपनियां वहां पे काम कर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से एक अनुमान ये है कि लगभग इससे लाखों की संख्या में नए रोजगार के अवसर गुरुग्राम में शुरुआत होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो इस क्षेत्र में 2019 में अनुमानित था कि 6,25,000 लोग गुरुग्राम में काम करते हैं। अब 2030-31 तक इस मेट्रो के आने से और ये सुविधा पहुंचने से अनुमानित है कि ये बढ़ के 17 लाख लोग तक
वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल बढ़ेगा। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा जाल हाईवेज का और एक्सप्रेसवेज का भी बिछाया है, जो दिल्ली, गुरुग्राम और फिर आगे राजस्थान और मुंबई तक कनेक्ट करता है। वैसे ही वहाँ से कनेक्शन द्वारका तक भी आती है और फिर हरियाणा, चंडीगढ़ में लेके जाती है और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करती है। तो ये जो पूरा जाल हाईवेज का, रेलवे का, नया एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है और अब ये मेट्रो कनेक्टिविटी का आज जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, ये एक प्रकार से होलिस्टिक प्लानिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीआर रीजन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये आगे के भविष्य के दिल्ली और पूरे दिल्ली के आसपास के इलाके को बहुत तेज गति से आर्थिक रूप से भी और जनता को सुविधाओं से युक्त करेगा, ऐसा हम सबका मानना है। मुझे लगता है आज सिर्फ हरियाणा के लोग नहीं, सिर्फ गुरुग्राम के लोग नहीं, दिल्ली के और साथ ही साथ पूरे देश के लोगों के लिए एक बड़ा शुभ संदेश है कि किसानों के हिसाब से एक बहुत अधिक बड़ी मात्रा में एमएसपी की वृद्धि और ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में सुधार और वृद्धि से पूरे देश को भी और देश की अर्थव्यवस्था को भी और बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज 79 असीम, जस्ट आई विल कम। सर, एमएसपी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, दालों का 10% के आसपास आपने देखा। तो इससे इन्फ्लेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि अभी भी अगर मैं बात करूँ, तूर उड़द दाल की दाल काफ़ी महंगी हो गई है, मिल नहीं रही है, आपको स्टॉक लिमिट लगानी पड़ गई है उसके ऊपर। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो महंगाई के ऊपर जितना जोर, जितना बल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है गत 9 वर्षों में, शायद ही भारत के इतिहास में किसी सरकार ने इतनी, मैं कह सकता हूँ अर्जुन की आंख की तरह महंगाई को नियंत्रण में रखने का प्रयास पहले कभी किया हो। आपको याद होगा 14-15 में पहले वर्ष में आने के बाद ही प्रधानमंत्री जी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू करके ये उनके ऊपर जिम्मेदारी ठहराई, पहुंचाई और जिम्मेदारी लगाई कि महंगाई को नियंत्रण में रखना रिजर्व बैंक की प्राथमिकता रहेगी। और इसी के फलस्वरूप 9 वर्ष तक 4.5% के आसपास औसतम महंगाई रही है। पिछले वर्ष भी जब विकसित देश जहां 1-2% महंगाई रहती थी, उसमें 10 और 12% महंगाई हो गई। और जहां एनर्जी और फूड स्टफ इसकी महंगाई देखें तो कई देशों में 30-30, 40-40% तक खाद्य पदार्थों पर और एनर्जी के ऊपर, बिजली, तेल, इनके ऊपर इतनी 30-40% तक महंगाई विकसित देश में हुई थी। इसके बावजूद भारत में बढ़ते बढ़ते भी महंगाई काफी नियंत्रण में रही। बहुत छोटे समय के लिए बढ़ी, 6.5-6.7% तक बढ़ी, 4.5 से यानी 2% ही बढ़ी। और उसको भी जल्द से जल्द रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार, माननीय वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इन दोनों को भी संतुलन में बहुत जल्दी लाया गया और आज फिर 4.5% के आसपास महंगाई आ गई है विद इन द बैंड। हमारे किसानों को अच्छा दाम मिले, एमएसपी मिले, इसी के साथ साथ ये भी इस सरकार की प्राथमिकता रही है। तो अवश्य किसानों को ज्यादा अच्छा सही दाम मिले, ज्यादा दाम मिले, इस पे हम पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन साथ के साथ कंज्यूमर्स को किस प्रकार से बोझ ना पड़े, इसके लिए बड़े पैमाने पे एमएसपी की प्रोक्योरमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है, जिससे खास तौर पे गरीबों को इसका बोझ ना पड़े। और आपको ये भी बता सकता हूं कि 2013-14 में अगर हम पैडी को ले लें, चावल को, तो चावल की खरीद
मात्र 64,000 करोड़ रुपए की किसानों से खरीद थी 2013-14 में, और अगर टन में देखें तो 475 लाख मैट्रिक टन। 2022-23 में ये आंकड़ा 64,000 से बढ़ के 1,60,000 करोड़ रुपए हो गए, 1,60,000, यानी 2.5 गुना। और क्वांटिटी देखें तो 475 से बढ़ के 775 लाख टन, 475 लाख मैट्रिक टन। गेहूं में भी लगभग यही स्थिति है, 2 गुना से अधिक वैल्यू में और लगभग 1.5 गुना क्वांटिटी में हमने गेहूं भी प्रोक्योर किए। तो इस प्रकार से सरकार अपने ऊपर वो बोझा लेती है जिससे किसानों को भी सही दाम मिले और गरीबों के ऊपर महंगाई का ज्यादा बोझा ना आए। Yes. सर मेरे 2 सवाल हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आज एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल पूरे देश का भी है। 2 साल पहले बजट में एक अनाउंसमेंट किया गया था अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए से बसेस उपलब्ध कराने के लिए। उसके बारे में कैबिनेट का डिसीजन होना है और अभी तक उसको मंजूरी नहीं मिली है, तो कब तक हो पाएगा? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो दूसरे शहरों में अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेके नई पॉलिसी बनाने की बात हो रही है, तो उस दिशा में सरकार क्या सोच रही है और वो पॉलिसी कब तक सामने आएगी? आज तो इस कैबिनेट के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, उस पर आपको चाहिए तो अलग से बातचीत कर लेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि आज जो पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत में है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। पिछले 9 वर्षों में जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारत में खर्च हुआ है उतना शायद ही कभी मैं समझता हूं कि 25 वर्ष में नहीं हुआ होगा जितना 10 वर्ष में खर्चा हुआ है। इस वर्ष के बजट में 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा सुनिश्चित किया गया। राज्यों को जो हम सहायता देते हैं वो कैलकुलेट कर लें साथ में, तो लगभग 13.5 लाख करोड़ आधारभूत सुविधाएं देश की अच्छी बने उस पर केंद्र सरकार बजट से खर्चा कर रही है। मैं समझता हूं जो पेस ऑफ डेवलपमेंट आज पूरे देश में दिख रहा है, जो आज एक नया भारत उभरते हुए दिख रहा है पूरे देश में, विश्व से भी जब लोग आते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। खास तौर पे अगर कोई 4-5-6 साल बाद आए तो विश्वास नहीं कर सकता है कि इतना पेस ऑफ डेवलपमेंट भारत में है। 110 लक्ष्मण। सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक, टेलीकॉम सेक्टर में निजी कंपनियां 5G तक पहुंच गई, अब 6G की तैयारी चल रही है, लेकिन सरकारी कंपनी BSNL अभी भी 3G तक है। तो क्या इसमें 4G 5G के लिए कैबिनेट में किसी प्रस्ताव पर विचार हुआ? दूसरा कि 2019-20 में जहां तक मुझे याद है बजट में ऐलान किया गया था कि किसानों की जो MSP है उनकी लागत के 1.5 गुना तक ले जाना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। ये जो MSP का ऐलान किया गया उसके कितने करीब पहुंच रहा है? पहली बात, जहाँ तक सवाल है, मैं थोड़ी सी आपकी सूचना ठीक कर दूं। BSNL कई इलाकों में, लगभग पूरे देश में 4G तक पहुंच चुका है। जो बाकी इलाके हैं उसके लिए आज से कुछ हफ्ते पहले माननीय प्रधानमंत्री, कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने शायद 20 या कितने हजार, 20-25 हजार करोड़ कैबिनेट में स्वीकृति दी थी, और अब 4G पूरे देश में BSNL पहुंचने के करार पर है। अधिकांश इलाके में 4G पर है, बाकी जो दूर दराके के इलाके हैं, कुछ नक्सल इलाके थे, कुछ जंगलों में थे, कुछ पहाड़ों पे थे, उस पे भी नए टावर्स को मंजूरी दे चुके हैं। 5G की जहाँ तक बात है, आज शायद मेरे मित्र अश्विनी वैष्णव जी उसके बारे में भी कुछ चर्चा अपने कलीग्स के साथ शेयर कर रहे होंगे, वो आपको भी जानकारी उसकी मिल जाएगी। दूसरी जो आपने बात की 1.5 गुना की, ऐसा एक भी MSP पे कोई आइटम नहीं है जो 1.5 गुना नहीं है। आप जिस प्रोडक्ट की बात करना चाहें, उल्टे इसमें से कई प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो 1.5 गुना से भी अधिक है। जैसे बाजरा है, बाजरा लागत से 82% ज्यादा है, 82% हायर देन लागत, 50 के बदले। पर एक भी आइटम नहीं है जो लागत से 50% से कम वृद्धि में MSP तय की गई है। ये मैं स्पष्ट कर दूं सभी की जानकारी के लिए।
Sir, good evening, sir. Shishir here from Hindu Business Line. Sir, you said that the print inflation, that headline inflation has come down. You said, sir, the headline inflation has come down. But the real issue is the serial inflation, which is still in the double digit. It is more than 12%, and we are not getting any relief on that. At the same time, we are seeing that in terms of wholesale price inflation, which is the producer inflation, is not giving that kind of return to the farmer. So the problem is that consumer is paying more, farmers are not getting more. Where is the problem? I would urge you to once again look at the figures, sir. First of all, the wholesale price inflation, since you mentioned it, has actually drastically fallen. And because of that, when you increase the MSP for the farmer, you are actually giving him a disproportionately higher value for his produce, which is, I think, something we should all be proud of and happy as a nation, because these अन्नदातास, हमारे अन्नदाताओं ने हमें देश को सुरक्षित रखा है, देश में खाद्य सुरक्षा रखी है। हमारे अन्नदाताओं को वास्तव में सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान योजना लागू की थी। They deserve the highest accolades and they deserve a better price, which is why we have kept on increasing their price. जहाँ तक सीरियल इन्फ्लेशन का सवाल है, मुझे लगता है कि ये भी एक लक्षण है कि देश में कंजम्पशन बढ़ रहा है, यानी लोगों की आमदनियां भी बढ़ रही हैं, लोगों की डिजायर टू प्रोड्यूस टू कंज्यूम सीरियल्स एंड हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो किसान फल सब्जी बनाते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दलहन तिलहन की मैंने वृद्धि बताई, इसके बावजूद हमें इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। ये दर्शाता है कि देश में लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, एक इंक्लूसिव ग्रोथ का भी एक परिचय देता है, और इसी के कारण डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन हमारी महंगाई सीरियल्स में भी आज भी विश्व की महंगाई से काफ़ी कम है, और इस पे लगातार हम नज़र भी रखे हुए हैं। सरकार ने नैफेड को भी अब मंजूरी दे दी है कि तुर और 2 और दालों में, 3 दालों में हम पूरी किसानों से दाल खरीदने के लिए तत्पर हैं, खड़े हैं, जिससे किसानों को पर्याप्त दाम भी मिले, और वो दाल फिर हमारे पास अगर मार्केट में कोई दाम बढ़ते हैं तो उसको देने के लिए भी काम में आ सकते। 52. Hello, sir. Hello, I'm Pooja Das from Mint. I have a question on MSP. Though we increase MSP each year, but often we see that we are not able to, the government is not able to procure all the crops at the MSP. Given this fact, recently we have seen farmers are protesting at Kurukshetra about sunflower oil seeds MSP. And given the fact that we have a huge import bill on edible oil, and it is increasing day by day. So what is your comment on this when we are trying to bring self-sufficiency on edible oil? At the same time, most of the time, we are not able to procure most of the edible oil seeds or any other crops at the MSP rate. Madam, 2 things. One, as you're well aware, the government is primarily procuring paddy and converting it into rice and wheat. That has been the responsibility of the government. In fact, if I look back, even before this government came into power in 2014 and Prime Minister Modi took over, I just gave you the figure that the total procured quantity was only 475 lakh tons of paddy, which we have increased to 775 lakh tons. This has been a government which has significantly increased the MSP operation. Earlier, up to 13-14, there was no procurement of jowar or bajra at all. There was no procurement of ragi at all. It was barely 4 lakh ton. No, actually it was 0. Ragi was 0, bajra was 0, jawar was 0. We have introduced procurement of newer items. In the pulses, there was almost 0 procurement
during the UPA government. We have started procuring pulses also, and we have allowed the states up to 40% procurement of pulses that they are making. In 3 pulses, we have even allowed them to go beyond 40% to encourage more farmers to diversify their crop towards pulses and lentil. If you recall, when cotton farmers were in distress, even though government was not bound to purchase cotton at MSP, Prime Minister Narendra Modi took a very bold decision. We procured cotton in very large quantity, saved the farmers from distress, and bore a very large cost in the national exchequer to support our farmers. Similarly, on moong, our procurement it used to be 0 before this government came in. Now it has significantly increased. So we are supporting the farmers wherever it is required, and I believe the state governments are also in their own way supporting farmers for several crops as and when the need arises. Sir, this is Sumit Chaturvedi from ET Now. So this 5,400, over 5,400 expense of Delhi, the metro extension in Gurgaon, how much of that will be borne by Haryana government, or it will all be borne by one party? It's broadly being shared between the central government and the Haryana government. They have also provided for land, and the balance amount is coming through international development assistance loan. So broadly, it's a equal effort between the 2 governments. The Haryana government has shown a proactive approach in supporting us in getting land and arranging for R&R. They've also shared the equity component, and about 2,700 crores will come through pass-through assistance loan, which will be development loan that will be raised by the central government. So it's truly an inclusive project, and I think it's a role model for other states to emulate, that they come up with proposals where there's a joint and collaborative effort rather than leaving all the heavyweight lifting to be done alone by Prime Minister Narendra Modi and his government at the center. Last question, 69. Prakash. सर प्रकाश पेदाशी ET Now स्वदेश है। मेरा सवाल है कि मॉनसून में देरी हो रही है, उसकी संभावना है, और एलिनो इफेक्ट की भी संभावना जताई जा रही है, तो आपका अनुमान क्या कहता है कि महंगाई पर इसका क्या असर होगा, और एज ए फूड मिनिस्टर प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए और उपलब्धता बढ़ाने के लिए आपकी क्या तैयारी है? इसके लिए आप मुझे एज फूड मिनिस्टर मिल लेना मेरे मंत्रालय में, इसका जवाब भी दे दूंगा। पर मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ सभी को और आपके माध्यम से देशवासियों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महंगाई पे नियंत्रण रखने को प्राथमिकता मानते हैं और लगातार इस पे नियंत्रण रखते हैं। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, जिसमें वित्त मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, नीति आयोग, हम सब लोग बैठ के मिलके इस पे गहरी चिंता समय समय पे और बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, जिसके कारण भारत की महंगाई, जैसा मैंने पहले कहा, विश्व की महंगाई के निस्बत काफ़ी नियंत्रण में रही है। और मैं ये भी विश्वास दिला दूं कि हमारे गरीबों को, हमारे निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को आगे भी हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जो उनका बेनिफिट है वो भी पहुंचाते रहेंगे। जैसा मैंने अभी बताया आपको, हर महीने हर परिवार का 1,000 रुपए से अधिक बचाने का काम करते रहेंगे, और साथ ही साथ किसानों को भी एक अच्छा भविष्य देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। Mitro, please join us for a cup of tea on the 4th floor cafeteria. Thank you very much.